बैद्यनाथ के हैं। कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कर। जो दिल्ली में मेरा अच्छा संपर्क करा दे। राजनीति ऐसी चिड़िया का नाम है ना कि जिसमें प्रवेश करने से पहले लोग जिन मुद्दों को जनता के बीच में पेश करते हैं, नेता बनने के बाद भूल जाते हैं। 1932 का खतियान, भाषा विवाद, स्कॉलरशिप, मजदूरों के हक की आवाज, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इन सब मुद्दों से आने वाले जयराम फिलहाल कहाँ है? नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं अनिशा मिश्रा आपके साथ में। राज्यसभा चुनाव में जयराम ने एनडीए को दिया है या महागठबंधन की किसी पार्टी को दिया है, ये अब तक खुलकर नहीं आया है, क्योंकि जयराम ने बड़ा अच्छा ट्रिक अपनाया था। विधानसभा में प्रवेश के दौरान उन्होंने कहा कि मैं बाबा वैद्यनाथ का भक्त हूं, तो वैद्यनाथ राम को उन्होंने बिना नाम लिए समर्थन दिखाया। तो थोड़े ही देर में उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में जो मेरी अहमियत दिखाएगा या मुझे मजबूत करेगा, पेश करेगा हमारे मुद्दों को, उन्हें हम वोट देंगे। अब कश्मकश में लोग थे कि जयराम दोनों लोगों को कैसे वोट दे सकते हैं, लेकिन परिणाम सामने आने के बाद भाजपा के जो विधायक है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, भानु प्रताप शाही, उन्होंने कहा है कि भाई जयराम महतो ने एनडीए जो प्रत्याशी थे, समर्थित प्रत्याशी भाजपा के, उन्हें वोट दिया है, यानी परिमल नथवानी को दिया है। देखिए, परिमल नथवानी को जयराम ने वोट दिया है तो गलत तो नहीं किया होगा, कुछ सोच समझ के किया है कि पता है झारखंड का रिश्ता अगर केंद्र के साथ में अच्छा रहेगा और जयराम का अगर रिश्ता केंद्र के साथ रहेगा तो डुमरी का विकास होगा। अच्छी बात है। उन्होंने कहा भी था कि मैं जिसे वोट दूंगा मैं हर 15 दिन पर उन्हें फोन करूंगा, ये जानने के लिए कि भाई हमारा काम कैसे चल रहा है, हमारे डुमरी के क्षेत्र का, चाहे वो सड़क का मुद्दा रहा हो, शिक्षा का मुद्दा रहा हो, कोई भी मुद्दा रहा हो, मैं उनसे सवाल जवाब करूंगा। बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जयराम करते आए हैं इस हिसाब से। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जो झारखंड के मुद्दे हैं, जो सिस्टम में आने से पहले मुद्दे बुनाकर वो आए थे, जो झारखंड के आदिवासी नेता, जेएमएम के नेता, भाजपा के नेता कितने बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने इन सब मुद्दों को नहीं चुना था। 1932 का खतियान पर किसी ने बात नहीं किया था, नियोजन नीति, स्थानीय नीति पर किसी ने बातचीत नहीं की थी। जेएसएससी में और इन सब में जो भाषा विवाद चल रहा है, भोजपुरी अंगिका मगही को हटाकर खोरठा, नागपुरी और जो स्थानीय भाषा है उसको लेकर जो जयराम ने कहा था, हाल फिलहाल में भाषा विवाद था, पक्ष विपक्ष एक और महागठबंधन का हिस्सा होते हुए दीपिका पांडे सिंह, राधा कृष्ण किशोर ने आवाज उठाई, लेकिन जयराम की ओर से ये आवाज नहीं उठी, वो चुपचाप बैठे हुए थे इस मुद्दे पर। तो कहां गए वो फायर जयराम, जो एकदम खौलते हुए, एकदम ज्वालामुखी की तरह सामने आए थे। और जयराम के इन्हीं मुद्दों के चलते डुमरी की जनता के साथ साथ पूरे झारखंड की जनता ने उन्हें प्यार और समर्थन दिया था कि एक लड़का आ रहा है जो राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है, एक आम लड़का है, एक संघर्ष देखता हुआ आ रहा है, एक किसान का बेटा है, हमारे मुद्दों को उठाएगा। आज जयराम जब उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं तो ये सब मुद्दे कहाँ चले गए, कौन से डस्टबिन में डाल दिए हैं? जो जयराम कभी कुर्मियों के लिए एसटी की मांग करते थे, आज वो चुप है। जो जयराम कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लड़ रहे थे, वो इस सिस्टम में आने के बाद चुप है। और अब तो दिल्ली से सांठगांठ जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली जिसके लिए हाल फिलहाल में आपने बंगाल में कहा था, बंगाल विधानसभा के दौरान कहा था कि भाई झारखंड झारखंडियों का है, बंगाल बंगालियों का है, तो केंद्र से लोग आकर यहाँ पर क्यों राज करना चाहते हैं। आपने झारखंड के लिए भी कई बार कहा है कि बाहरी नहीं चलता हो, तो क्या दिल्ली जाके चलता हो या दिल्ली वाले झारखंड में चलता हो? देखिए, जयराम दूरदर्शी हैं, इस सिस्टम का हिस्सा भी हैं और पूर्ण रूप से इस सिस्टम का हिस्सा बनने का प्रयास भी कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि सफेद पोश लोगों के साथ में कैसे चलना है, और शायद यही कारण है कि जयराम अपने आप को अकेला पा रहे हैं, क्योंकि चाहे वो 1932 का खतियान हो, कुर्मियों के लिए एसटी की मांग हो,
कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हो, नियोजन नीति की मांग हो, स्थानीय नीति की मांग हो या भाषा विवाद हो, इन सब पे जयराम कहीं ना कहीं खुद को अकेला पा रहे हैं और उन्हें यही लग रहा है कि मेरे अकेले के बोलने से क्या होगा। लेकिन जयराम को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वो अकेले ही थे जब उस उलगुलान के साथ में वो चुनकर आए थे। शायद जयराम आज के वर्तमान पॉलिटिक्स में कहीं खो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद जैसे बाकी लोग भेड़ चाल चल रहे हैं, हम भी उनके साथ बहते हुए आगे चले ही जाएंगे। लेकिन ये जनता है, ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। 2029 है। कई लोग तो अब सोशल मीडिया पर ये तक पोस्ट करने लगे हैं कि 2029 में जयराम को डुमरी से भी हटाना है, क्योंकि जिन मुद्दों के साथ में जयराम डुमरी में काबिज हुए बतौर विधायक, क्या उनके लिए उन्होंने काम किया? क्या स्थानीय नीति पर बात हुई? क्या नियोजन नीति पर बात हुई? या फिर सिर्फ कोयला चोरी, बालू चोरी, गिट्टी चोरी यही चल रहा है? एक और ढुल्लू महतो है जो जयराम को घेरते हैं, जयराम डुल्लू को घेरते हैं, आजसू जयराम को घेरती है, जेल के मातसू को घेरता है, यही चल रहा है। जयराम में अब वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा है कि वो सरकार में बैठे हेमंत सोरेन को ललकार सके। अब वो उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। उन्हें लग रहा है जैसे सब चल रहे हैं वैसे जयराम भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जयराम के आने वाले 2029 के चुनाव में जरूर पड़ेगा। क्योंकि जब भानु प्रताप शाही ने कहा ना कि जयराम का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी परिमल नथवानी को जितवाया है, यकीन मानिए कुर्मियों की क्या हालत है नहीं मालूम। आदिवासी समाज में एक रोष जरूर है कि जयराम को कम से कम बैजनाथ राम का साथ देना चाहिए था। भले वो प्रणव झा को नहीं पसंद करते हैं, नहीं देना चाह रहे, अलग बात है, लेकिन उन्हें बैजनाथ राम का साथ देना चाहिए था, ना कि एक बाहर से आए व्यक्ति को यहाँ सपोर्ट किया। अब ये तो जयराम ही जानते हैं कि उन्होंने एनडीए को समर्थन दिया या महागठबंधन को, क्योंकि ये राजनीति है। यहाँ पर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और, लेकिन जयराम का ऑरा फीका पड़ रहा है, ये वो भी जान रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।